तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर क्यों इतने भड़के हैं? दूसरे राउंड की वोटिंग से पहले ही संकेत मिलने लगे। आखिर बिहार में किसकी बन रही है सरकार? एनडीए आगे है या फिर महागठबंधन? तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर बेईमानी करने के आरोप लगाए हैं। बीजेपी कह रही है जो पिछड़ जाता है वही शिकायतें करता है। तो अपनी बहन मीसा भारती संग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तेजस्वी के बारे में क्या कहा जाए? इस चुनाव में आखिर चल क्या रहा है? महिला वोटर या फिर सरकारी नौकरी का वादा? दूसरे दौर में विधानसभा की 122 सीटें दांव पर हैं। पिछली बार इनमें से एनडीए 70 सीटों पर जीती थी, जबकि महागठबंधन के खाते में 52 सीटें रही थी। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप देख रहे हैं राजधानी। Brought to you by सलूजा गोल्ड, राजनिवास प्रीमियम इलायची एंड सेंसोडेंट के। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड DMT बार। मजबूती सब कुछ है। कहते हैं कि 2 दाने देखकर भी चावल से भरी बोरी के बारे में बताया जा सकता है। तो आज हमारी कोशिश भी कुछ ऐसी ही है। करीब महीने भर तक बिहार रहा, पर सवाल जो पहले था वही आज भी है। मतलब इस बार बिहार में किसकी सरकार बन रही है? नीतीश जी रिपीट करेंगे या फिर बारी तेजस्वी यादव की है? पहले राउंड में 121 सीटों पर वोट पड़े। पिछली बार इनमें से 62 सीटें महागठबंधन के पास थी, जबकि 59 पर कब्जा एनडीए का था। ऐसे में इस बार की वोटिंग के बाद दोनों तरफ से हिसाब किताब भी हुआ। तेजस्वी यादव की कोर टीम के एक मेंबर ने बताया कि महागठबंधन पहले राउंड में 66 सीटें जीत सकती है। आरजेडी के वॉर रूम ने मतदान के बाद मिले फीडबैक के आधार पर 66 वाला ये आंकड़ा तैयार किया है। इसका मतलब ये हुआ कि महागठबंधन के ही हिसाब से उसे सिर्फ 4 सीटों का फायदा हो रहा है। राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। दूसरे दौर में जिन 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है, उनमें से सिर्फ 52 सीटों पर महागठबंधन पिछली बार जीती थी। इस हिसाब से 66 और 52 जोड़ लें तो कुल सीटें हुई 118। अब जरा बात कर लेते हैं एनडीए की। पहले राउंड की वोटिंग के बाद एनडीए ने भी सभी जगहों से फीडबैक लिया। इसके आधार पर दावा है कि एनडीए को 121 में से 75 सीटें मिल सकती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ये आंकड़ा 59 था। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। दावा किया जा रहा है कि एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के आ जाने से गठबंधन के सामाजिक समीकरण का विस्तार हुआ। कुशवाहा वोटों का बिखराव रुका। कुशवाहा वोटों के सीपीआईएमएल और आरजेडी की तरफ चले जाने से बिहार के मगध और शाहाबाद इलाके में एनडीए को जबरदस्त नुकसान हुआ था। लोकसभा चुनाव में भी ये ट्रेंड बना रहा, पर इस चुनाव में मामला पलट गया लगता है। शाहाबाद के इलाके में 22 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही एनडीए जीत पाई थी। ये दोनों सीटें थी आरा और बरहरा। आरा से बीजेपी के अमरेंद्र प्रताप सिंह और बरहरा से राघवेंद्र प्रताप सिंह ही चुनाव जीत पाए थे। शाहाबाद के इलाके में बिहार के 4 जिले भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर आते हैं। एक चीज और, इस बार के चुनाव में पासवान वोट भी एनडीए में जुड़ा। पिछले चुनाव में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को करीब 23 लाख वोट मिले थे, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा पार्टी को करीब 7 लाख वोट मिले। इस तरह एनडीए को 30 लाख वोटों का फायदा होने की बात कही जा रही है। पिछले चुनाव में ये खूब चला था कि लोजपा ही भाजपा है। इसका भारी नुकसान जेडीयू को हुआ। पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी। तो इस बार रिश्तों में मिठास घोलने की पहल खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की। छठ से पहले खरना के दिन वे पटना में चिराग पासवान के घर पहुंच गए। संदेश ये कि हम साथ साथ हैं। अब वापस लौटते हैं उस सवाल के जवाब पर कि बिहार में किसकी सरकार बन रही है। एनडीए की तरफ से बताया गया कि पहले राउंड में उसे 121 में से 75 सीटें मिल रही हैं। अब अगर इसमें 70 सीटें जोड़ दी जाएं, जो उन्हें पिछले चुनाव में दूसरे चरण में मिली थी, तो ये संख्या पहुंच जाती है 145 पर, जबकि मैजिक नंबर है 122। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 243 में से 122 की जरूरत है। एनडीए के इस दावे के पीछे नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग और महिला केंद्रित उनकी योजनाएं। देश में महिला वोटरों की अहमियत को सबसे पहले समझने वाले नेता रहे हैं नीतीश कुमार। नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही वे लगातार इस पर काम कर रहे हैं। जरा एक नजर इन आंकड़ों पर डालेंगे तो आपको कहानी साफ साफ समझ में आ जाएगी। साल 2010 से ही बिहार में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अधिक मतदान करना शुरू किया और तब से ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं। अपनी मर्जी से वे पार्टनर जरूर बदलते रहे हैं, कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी, पर कंट्रोल कमान तो नीतीश बाबू ही संभालते रहे हैं। अब जरा सुनिए तेजस्वी यादव को
फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। पहला चरण का मतदान कब हुआ? 6 नवंबर को। आज हम बैठ के पीसी कर रहे हैं 10 नवंबर को। 4 दिन बाद भी आंकड़े जो है सार्वजनिक नहीं किए गए हैं कि पुरुष ने कितने मतदान किए और महिलाओं ने कितने मतदान किए। कोई भी ऑफिशियल आंकड़ा नहीं आता। पहले भी मैनुअली, पहले के जमाने में तो उसी दिन उसी समय बता देता था मैनुअली। आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, फिर भी ये आंकड़ा क्यों छुपाया जा रहा है, सबसे बड़ा मेरा प्रश्न है। तेजस्वी यादव की चिंता यही है जिसे नीतीश कुमार की ताकत समझा जाता है। दूसरे राउंड के मतदान से पहले तेजस्वी ये जान लेना चाहते हैं कि महिला वोटरों की वजह से चुनाव कितना प्रभावित हुआ है। वैसे एक सच ये भी है कि जो महिला जिस जाति बिरादरी से है उसके हिसाब से ही वोट करती हैं। अब यादव और मुस्लिम समाज की महिला एनडीए के लिए क्यों वोट करेंगी? जिस दिन मतदान हो रहा था मेरी मुलाकात एक बूथ पर कुछ मुस्लिम लड़कियों से हुई। हमने पूछा नीतीश कुमार के बारे में आपकी क्या राय है। सबने कहा उन्होंने अच्छा काम किया है, हम लड़कियों को सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन दिया, हम बिना किसी झिझक के कॉलेज चले जाते हैं, पर हमारा वोट तो तेजस्वी यादव के लिए है। कहा जा रहा है कि बिहार का ये चुनाव नीतीश कुमार का है। बिहार की जनता उन्हें ग्रैंड फेयरवेल देना चाहती है। यही नीतीश कुमार जिनकी कुर्मी बिरादरी के सिर्फ 2.9% वोटर हैं। लेकिन ये कहानी इतने तक नहीं है। ओबीसी को पिछड़ों और अति पिछड़ों में बांटकर उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग की एक नई कहानी रची। फिर एससी समाज को दलित और महादलित में विभाजन कर नीतीश ने जेडीयू के लिए एक सामाजिक समीकरण तैयार किया जिसके दम पर वे आज भी सत्ता में बने हैं। इस बार उन्होंने टिकटों का बंटवारा भी उसी हिसाब से किया। नीतीश कुमार की अपनी छवि ऐसी है कि कोई भी उन पर पर्सनल अटैक करने से बचता है, चाहे राहुल गांधी हो या फिर तेजस्वी यादव। इसीलिए जब बीजेपी की तरफ से उन्हें सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया तो विपक्ष को ही उनकी चिंता होने लगी। तेजस्वी यादव कहते रहे कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती। ईबीसी वोटर मजबूती से नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। इस बार चुनाव प्रचार भी उन्होंने एक पॉजिटिव तरीके से किया। भले ही बीजेपी और जेडीयू इस बार जुड़वा भाई बन गए हैं, मतलब दोनों पार्टियां 101 सीटों पर लड़ रही है, पर इस बात के अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी से बेहतर हो सकता है, यानी बीजेपी से जेडीयू को अधिक सीटें मिल सकती हैं। नीतीश के वोटर चाहते हैं कि कंट्रोल कमान उनके हाथ में रहे, जिससे उनके अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचा भी ना जा सके। जो नीतीश कुमार कुछ महीने पहले तक बेबस और लाचार सीएम लग रहे थे, वही नीतीश अब एक ऐसे नेता नजर आ रहे हैं जो अपने फैसले खुद करते हैं। शुरुआत के पीएम नरेंद्र मोदी की कुछ जनसभाओं को छोड़ दें तो उन्होंने चुनाव प्रचार भी अलग ही किया। पीएम नरेंद्र मोदी के पटना के रोड शो में भी नहीं गए। मौसम खराब होने पर हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया तो बाय रोड ही प्रचार पर निकल गए। इसे उस तस्वीर से भी जोड़ा गया जब शरद पवार भारी बारिश में भी मंच पर डटे रहे। बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया, रफ्तार पकड़ चुका बिहार, फिर से एनडीए सरकार। पर जेडीयू की तरफ से नारा आया, 2025 में फिर से नीतीश। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, बीजेपी के पोस्टरों पर भी पीएम मोदी के साइज में सीएम नीतीश की भी फोटो लग गई। क्या ये बिहार की बदलती राजनीति का संकेत है? अब बात आपकी राय की। क्या आपको भी लगता है कि जेडीयू इस बार बीजेपी के मुकाबले बड़ी पार्टी बन जाएगी? बताइएगा। एक चुनाव बिहार में हो रहा है तो दूसरा राजस्थान के अंता में भी, लेकिन बात चुनाव से ज़्यादा कहीं एक पर्चे की हो रही है। एक पर्चा ऐसे भी करीब 2 साल पहले 12 दिसंबर 2023 को निकला था, जब भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे सिंधिया और राजनाथ सिंह मंच पर थे। अचानक राजनाथ सिंह की तरफ से वसुंधरा राजे को पर्चा बढ़ाया गया। उस पर्चे पर नाम निकला भजनलाल शर्मा का। अब उसी तरीके का एक पर्चा भजनलाल शर्मा ने अपनी जेब से निकाला और मंच पर खड़ी थी वसुंधरा राजे सिंधिया। जी हाँ, ये मामला अंता के विधानसभा उपचुनाव में एक रोड शो का है और ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। हुआ यूँ था कि वसुंधरा राजे सिंधिया मंच से खड़े होकर उस इलाके में क्या क्या परेशानियां हैं और क्या क्या काम होना चाहिए ये बताने लगे। उनके बगल में खड़े थे राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। उन्होंने अपनी जेब से पर्चा निकाला। 6 मिनट तक लगातार वसुंधरा बताती रही क्या क्या होना चाहिए और उसी पर्चे पर लगातार नोट करते रहे सीएम भजनलाल शर्मा। यानी वसुंधरा एक सीएम की तरह मंच पर नजर आ रही थी, लेकिन रियल में तो राजस्थान के बॉस भजनलाल शर्मा ही हैं। आज की राजधानी में बस इतना ही। इस वीडियो को बनाने में हमारी मदद की शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप पर। सुनिए
पास आइए। देखिए 2 तरीके हैं, या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025, और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहां हर साल की तरह फिर जमेगा लल्लन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, लल्लन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए लल्लन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelallanTop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं लल्लन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।